हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल में, जिसके अंदर हम लोगों ने शुरू किया है फ्लाइट मैकेनिक्स और एरोडायनेमिक्स की सीरीज। बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि गेट एरोस्पेस का जो भी सिलेबस है उसको कवर करें न्यूमेरिकल्स के साथ में। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने से पहले मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा आप सभी के सामने। जो बच्चे अगर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं गेट एरोस्पेस से रिलेटेड, तो ये दो नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दो नाम को अप्रोच करना मैं समझूंगा कि आप लोगों को करना चाहिए। एक नाम है आशीष गर्ग सर का और दूसरा नाम है अबरार सर का। आशीष गर्ग सर की कोचिंग है दिल्ली में गेट एरोस्पेस फोरम नाम से, और अबरार सर की कोचिंग है गेट पाठशाला जो चेन्नई मद्रास में है। गाइज, ये जो दोनों सर हैं इन्होंने बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा सर्विस करी है एरोस्पेस इंडस्ट्री को। एंड इनफैक्ट इनकी हेल्प से काफ़ी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आज कुछ पोस्ट डॉक कर रहे हैं, कुछ अच्छी नौकरी लेके कुछ अच्छी एमएनसीज में काम कर रहे हैं। कईयों ने पीएचडी कर ली, कईयों ने एमटेक कर लिया। तो ये दो नाम बहुत ही अच्छे हैं एंड आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ दीज। सो पर्सनली मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो ये दो जगह पे आप जा सकते हो। इक्वली गुड एंड ऑसम। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग फ्लाइट मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं। पुरानी चीजें रिवाइज करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको ये कंटेंट और हमारा एफर्ट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, सो दैट काफी सारे लोगों को इससे हेल्प मिल सके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की जरूरत क्या है, क्या उसका मीनिंग होता है, एटमॉस्फेयर क्या है, कैसे ये ओरिजिन में आया और क्यों लोगों ने सोचा कि हमें एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोगों ने कुछ ऑल्टीट्यूड्स के बारे में डिस्कस किया था। एक था ज्योमेट्रिक ऑल्टीट्यूड और दूसरा था एब्सोल्यूट ऑल्टीट्यूड। एक ज्योमेट्रिक ऑल्टीट्यूड और एक एब्सोल्यूट ऑल्टीट्यूड। फिर मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाई थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, वो किस तरीके से ग्रेविटी एट द सी लेवल से रिलेटेड है एंड ऑल्सो एच जी का क्या रिलेशन है इन सब के बीच में। सो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन बन के निकल के आई थी, जी इज इक्वल टू जी नॉट आर अपॉन आर प्लस एच जी होल स्क्वायर, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रही होगी। फिर हम लोगों ने फर्दर इसी से रिलेटेड दो ऑल्टीट्यूड थे जो हाइड्रोस्टैट ज्योमेट्रिक ऑल्टीट्यूड और एब्सोल्यूट ऑल्टीट्यूड डिफाइन किया था। फिर मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक और ऑल्टीट्यूड डिफाइन करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड। बट उससे पहले हमें हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन डिराइव करी थी जिसमें हम लोगों ने एक एयर का एलिमेंट लिया था और उसके ऊपर बेसिकली फोर्सेस का बैलेंस निकाला था। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, और आज हम लोग डिफाइन करेंगे एक बहुत ही मजेदार ऑल्टीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ऑल्टीट्यूड, जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड। जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड। सो गाइज, जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड जो है, इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं दैट इट इज अ फिक्शियस ऑल्टीट्यूड। फिक्शियस यानी कि ये रियल ऑल्टीट्यूड नहीं है, इसका कुछ रियल मीनिंग नहीं है। इट इज जस्ट अ फिक्शियस ऑल्टीट्यूड। सो इट इज अ फिक्शियस ऑल्टीट्यूड दैट इज physically compatible with the assumption of G is equal to G naught, which is physically compatible with the assumption of G is equal to G naught। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से वर्चुअल ऑल्टीट्यूड है जिसका कोई फिजिकल सेंस नहीं निकलता, बट ये ऑल्टीट्यूड पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस ऑल्टीट्यूड को इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एट ए सर्टेन हाइट हम लोग G की वैल्यू को मेजर करना फिजिबल नहीं रहता है हर एक पर्टिकुलर हाइट पे। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो जी है हमारा उसको हम लोग कांस्टेंट रख लें
एंड वो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग मीन सी लेवल वाली वैल्यू उठा लेते हैं, बट उसके बेसिस पे हमें अब ऑल्टीट्यूड चेंज करना पड़ जाता है। जो फिजिकल सेंस रहता है, जैसे मान लो कि आप लोग जैसे मान लो एक एयरक्राफ्ट है जो कि लेट्स सपोज 25 किलोमीटर्स पे है, 25 किलोमीटर्स पे या फिर 10 किलोमीटर्स पे। सो 10 किलोमीटर वो उसका फिजिकल लोकेशन है, वहां पे एक्चुअली में आपको एयरक्राफ्ट मिलेगा फ्रॉम द सी लेवल। बट जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड जो है वो डिफरेंट ऑल्टीट्यूड है, वो फिक्स ऑल्टीट्यूड है। वहां पे आपको G इज इक्वल टू G0 वाली कंसिडरेशन या G इज इक्वल टू G0 वाली असम्पशन लगाने के बाद में एक सर्टेन वैल्यू आएगी। एंड ये जो जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड है वो हमेशा एवरी टाइम इट इज लेस देन द जियोमेट्रिक ऑल्टीट्यूड। सो आई राइट इट डाउन दैट इट इज ऑलवेज लेस देन जियोमेट्रिक ऑल्टीट्यूड। तो ये हमेशा जियोमेट्रिक ऑल्टीट्यूड से लेस रहेगा, कम रहेगा। सो गाइज, आप लोगों ने लास्ट क्लास में इक्वेशन देखी थी, एक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, dp इज इक्वल टू माइनस रो जी डी एच जी। इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 10। सो दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 10। नाउ इस इक्वेशन में कुछ इसका मीनिंग निकालने के लिए, सो दैट इट फॉर्म्स समथिंग मीनिंगफुल, हमें इस इक्वेशन का, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोगों को अगर इसका कुछ मीनिंगफुल वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड का भी इंटीग्रेशन और राइट साइड का भी इंटीग्रेशन। बट गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे जो रो है और जी है, यहाँ पे जो रो है और जी है, यहाँ पे जो डी एच है और जी है, अगर हम लोग रो को कांस्टेंट भी मानते हैं, अगर हम लोग रो को कांस्टेंट लेके चलते हैं, विच इज अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज क्वाइट वैलिड अजम्पशन। सो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल बच जाते हैं, एक वेरिएबल है जी, दूसरा वेरिएबल है एच जी। तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई व्हाट वील ट्राई टू डू इज वील ट्राई टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू वन वेरिएबल। सो एक वेरिएबल में रहेगा, राइट साइड में एक वेरिएबल रहेगा, तो इंटीग्रेशन करना हम लोगों को इजी पड़ जाता है। तो मैं ये चीज आप लोगों के लिए लिख देता हूं, सो दैट आप लोग नोट्स में लिख सको इसको। सो फॉर सम यूजफुलनेस दिस इक्वेशन मस्ट बी इंटीग्रेटेड। This equation must be integrated, but both g and dhg are variables. Both g and dhg, they are variables. Therefore to simplify integration, we consider, गाइस आपको इसमें से सारे नोट्स मिल जाएंगे, मतलब आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा और इनफैक्ट आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा गेट एरोस्पेस की प्रिपरेशन के लिए। तो लिख लीजिए जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। टू सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन वी कंसिडर द जी एज जी नॉट, और जी नॉट आप लोगों को पता है कि ये मीन सी लेवल की वैल्यू है। So G naught is the mean sea level value, and this is an assumption. But it is a very very important assumption. ये assumption हम लोगों को नहीं भूलनी है. This is a very very important assumption and we don't have to forget this assumption. So therefore ये जो equation है अपनी equation number 10 अभी change हो जाएगी। इस equation को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, dp is equal to minus rho, g की जगह पे मैंने g नॉट यूज किया, बट इक्वेशन 10 और ये जो नई इक्वेशन बन रही है, ये जो इक्वेशन 10 है और ये जो नई इक्वेशन बन रही है, इसमें dp को अगर हमें सेम रखना है तो मुझे यहाँ पे dhg की जगह पे एक ऑल्टीट्यूड लेना पड़ेगा, एक अदर वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलेंगे dh। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 11। यहाँ पे आपको नोट करना है कि भाई जो dhg था उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है dh से। एंड इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं,
इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं. लेट अस सपोज एक वैल्यू है ज्योमेट्रिक ऑल्टीट्यूड की. सो कंसिडर सम प्रेशर, कंसिडर सम प्रेशर P at geometric altitude hg. So consider some pressure P at geometric altitude hg. Now if we increase the altitude by a small amount, एक छोटे से अमाउंट से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं या नीचे जाते हैं, it doesn't matter, but we are changing the altitude. So if we increase the altitude by, let us suppose, dhg. So this is a small change. It's a very, very small change. So if we increase the altitude by dhg, the pressure P will also change. So pressure, let us suppose it increases by dp, or it changes by dp. So pressure increases by dp. Now new altitude is equal to nothing but hg, जो कि प्रीवियस ऑल्टीट्यूड था, प्लस जो चेंज आया उसके अंदर dhg. सो hg इनिशियल ऑल्टीट्यूड था, उसके बाद हम लोग hg के करस्पॉन्डिंग एक प्रेशर था P, hg के करस्पॉन्डिंग एक प्रेशर था P, और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा ऊपर बढ़े, वहां पे हमने चेंज किया ऑल्टीट्यूड में dhg में, एंड उसकी वजह से प्रेशर में चेंज आ गया. लेट अस सपोज dp चेंज आया. यहां से मैंने आपको इक्वेशन बता दी है दैट dp इज इक्वल टू माइनस रो जी dhg. ये इक्वेशन हम लोग इस पॉइंट पे यूज कर सकते हैं. नाउ फॉर द सेम वैल्यू ऑफ dp, लेट मी राइट इट, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ dp की वैल्यू सेम है. फॉर द सेम वैल्यू ऑफ dp वी कैन राइट द इक्वेशन नंबर 10 एज इक्वेशन नंबर 11. सो जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, dp इज इक्वल टू माइनस रो जी नॉट dh. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि हमने एक फिजिकल ऑल्टीट्यूड लिया है hg डिस्टेंस पे, जहां पे प्रेशर है p, उससे थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़े, वहां पे प्रेशर का चेंज आया dp, एंड ऑल्टीट्यूड का चेंज आया dhg, जो कि ज्योमेट्रिक ऑल्टीट्यूड है. अब क्योंकि सेम प्रेशर रखना है, डीपी को सेम रखना है, तो हम लोगों को चीजें चेंज करनी पड़ेंगी. डीपी में डीपी की वैल्यू में किस तरीके से चेंज आएगा राइट साइड में, वो आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 11 से दिख जाएगा, दैट माइनस रो जी नॉट dhg. नाउ ऑल वी हैव टू डू इज सिंपली, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन, ऑल वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू डिवाइड द इक्वेशन नंबर 10 by 11. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 10 by 11. सो गाइज, आपकी जो ये बुक है इंट्रोडक्शन टू फ्लाइट बाय जॉन डी एंडरसन, उसके अंदर में डायरेक्टली आपको एक वैल्यू गिवन होगी जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूं. सो dp by dp इज इक्वल टू माइनस रो जी dhg डिवाइडेड बाय माइनस रो जी नॉट dhg. आपको बुक के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 1 इज इक्वल टू g by g नॉट dhg डिवाइडेड बाय dh. बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ डायरेक्टली, बट अब आपको पता है कि एग्जैक्टली उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, कैसे यहाँ पे 1 आया है, कैसे यहाँ पे बनाया. देखो dp से dp कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 बचेगा, एंड यू विल गेट राइट साइड g अपॉन g नॉट dhg अपॉन dh. बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गाइस कि भले ही dh और भले ही h एंड hg दे आर डिफरेंट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन विच इज द न्यू लोकेशन, although this is different, but they correspond to same physical location. मतलब इनकी वैल्यू भले ही डिफरेंट होगी, बट ये एग्जैक्टली उस सेम लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, सेम पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे ये. सो लेट मी राइट डाउन दैट ऑल्सो, although h and hg correspond टू ऑल्टीट्यूड एट, इसके बाद में आपको ना न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा सो दैट आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सो ऑल्दो h एंड hg करस्पॉन्ड टू ऑल्टीट्यूड एट सेम फिजिकल लोकेशन, बस वैल्यू डिफरेंट है, लोकेशन वही है, पार्टिकल की या किसी भी एलिमेंट की या एयरक्राफ्ट की लोकेशन वही है,
जो एयर एलिमेंट हमने कंसिडर किया हुआ है उसकी लोकेशन वही है, लोकेशन चेंज नहीं होगी, बट जो वैल्यू हम लोग बता रहे हैं in terms of altitude it will be different. For hg it will be different, and for h it will be different, where h is the geopotential altitude. So although h and hg correspond to altitude at same physical location, but they have different values. They have different values, and here h is known as geopotential altitude. Geopotential altitude. This is known as geopotential altitude. So यहाँ पे जो h था, this is known as geopotential altitude. Now we need to find out the relation. Let's find out the relation between this geopotential altitude, new altitude which we have defined, which is a fictitious altitude, and geometric altitude. Geometric altitude. So this is relation between geopotential altitude and geometric altitude. इसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं. गाइस देखो, ऊपर में हम लोगों ने जो इक्वेशन डिराइव करी है, ये जो ऊपर में हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव करी है, इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 12. लेट अस सपोज, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 what we get is that dh is equal to g divided by g naught into dhg. देखो ऊपर से देखो, 12th इक्वेशन से देखो, dh is equal to g divided by g naught into dhg. बट ऑलरेडी हम लोग एक इक्वेशन और डिराइव कर चुके हैं जहां पे हम लोगों ने g और g नॉट के बीच का रिलेशन निकाला था. दैट g इज इक्वल टू g नॉट, मैंने आपको रिवीजन में भी अभी बताया, दैट r अपॉन r प्लस एच जी का होल स्क्वायर. ये हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं. तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको g की जगह पे ऊपर वाली इक्वेशन में ये चीजें सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो देखो, चेंज जब हम लोग करेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, dh will be equal to g naught upon g naught r square upon r plus hg whole square into dhg. तो मैंने g को सब्स्टिट्यूट कर दिया, g naught r upon r plus hg whole square. यहां से गाइस मैं dh को लिख सकता हूं r square upon r plus hg whole square into dhg. r square upon r plus hg whole square into dhg. इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. लेट मी गिव इट सम वैल्यू. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो इंटीग्रेटिंग, मजा आ जाएगा आपको. बेसिक से मतलब पूरा कंप्लीट है, डेरिवेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें आपको इसमें पता चल जाएंगी. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 13 था ना, यस. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 13. तो हमें लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन है जहां पे हमने डीएच लेके रखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से लेके h के बीच में. इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके h के बीच में. एंड जो राइट साइड वाली इक्वेशन है उसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके h g के बीच में. सो द इंटीग्रेशन लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to h फॉर dh एंड फ्रॉम 0 to h g फॉर dhg. और राइट साइड में आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच जी होल स्क्वायर इंटू डी एच जी. सो गाइस देखो, यहाँ पे आर जो है बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लास में डेरिवेशन में बताया था और एक डायग्राम बना के बताया था कि ये जो आर है, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं. तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. अंदर बचाइए डी एच g divided by r plus hg whole square, integration from 0 to hg. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आर स्क्वायर तो बाहर निकला ही था. इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम लोग अंदर की वैल्यू का, तो उसमें आएगा, देखो ये इंटीग्रेशन हो जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉर्ट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है. तो उसका इंटीग्रेशन निकल के आती है -1 अपॉन एक्स. तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं -1 अपॉन आर प्लस एच जी, -1 अपॉन आर प्लस एच जी, और इंटीग्रेशन होगा इसका फ्रॉम 0 to hg के बीच में. 0 to hg के बीच में आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यही वैल्यू आएगी. बाहर निकल के आया है आर स्क्वायर. फिर यहां पे हम चेंज करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन आर प्लस एच जी माइनस
माइनस ऑफ 1/r, बिकॉज देखो एच जी की जगह पे मैं अभी 0 पुट करूंगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। ये ब्रैकेट में अपने पास आ रहा है। अब इसमें से देखो गाइस, आर स्क्वायर बाहर है, अंदर क्या वैल्यू बन रही है, अंदर वैल्यू बन रही है, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है। जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो क्या बन के आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा माइनस आर, दिस इज माइनस आर। यहां पे आ जाएगा प्लस, देखो प्लस है यहाँ पे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर प्लस एच जी, प्लस आर प्लस एच जी। मैंने सिंपली एलसीएम लेके रखा है, और नीचे की तरफ में आपको वैल्यू मिलेगी आर प्लस एच जी इंटू आर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे गाइस तो निकलेगा यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे निकलेगा आर स्क्वायर, ऊपर देखो माइनस आर से प्लस आर कट गया, बचा क्या एच जी अपॉन आर इंटू आर प्लस एच जी, ये चीजें बच रही हैं यहाँ पे। अब ये एक आर से ये वाला आर कट जाएगा, आपके पास में फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगी एच की, लेफ्ट साइड में एच बन चुका है, सो एच इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच जी इंटू एच जी। ये है आपके पास रिलेशन बिटवीन जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड एंड ज्योमेट्रिक ऑल्टीट्यूड। इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 14। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 14। आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो या फिर याद कर सकते हो। इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट अपना कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो कि आशीष गर्ग सर की एक बुक से है। सो क्वेश्चन बोल रहा है आपके लिए, क्वेश्चन बोल रहा है, you are given the following two statements. There are two statements given. If an aircraft flies at a geometric altitude, statement 1, let's write the statement 1. If an aircraft flies at a geometric altitude of 10,000 meters, 10,000 meters, 10,000 meters, क्या है ये geometric altitude है, यानी कि ये hg है. So if an aircraft flies at an altitude of 10,000 meters, its geopotential altitude, which is h, is equal to 9,978 मीटर्स, 9,978 मीटर्स। एक स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर इफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट ए जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड, यानी कि h इज इक्वल टू 12,000 मीटर्स, 12,000 मीटर्स। इफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट ए जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड ऑफ 12,000 meters, its geometric altitude is hg is given to be 12,023 meters, 12,023 meters। इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शंस आपको देखे रखे हुए हैं, ओनली 1, बी ऑप्शन है आपके लिए ओनली 2, सी ऑप्शन गिवन है बोथ 1 and 2, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नाइदर 1 nor 2। सो ये आपको ऑप्शंस गिवन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 14 में हम लोगों ने लिखा है h इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच जी इंटू एच जी, आर अपॉन आर प्लस एच जी इंटू एच जी, जहां पे हम लोगों को एच जी, लेट सपोज फर्स्ट वाला केस है, जो एच जी अगर गिवन है 10,000 तो एच निकल के आता है 9984 मीटर्स। अगर इस इक्वेशन को फॉलो हम लोग करते हैं और एच जी लेते हैं 10,000 मीटर्स, तो एच हमारे पास निकल के आता है 9984 मीटर्स। ऐसा कोई भी ऑप्शन अपने को ऊपर गिवन नहीं है, स्टेटमेंट 1 भी नहीं है, स्टेटमेंट 2 भी नहीं है। अगर हम लोग एच जी लेते हैं 12,023 मीटर्स, अगर हम लोग एच जी लेते हैं 12,023 मीटर्स, तो एच हमारे पास निकल के आता है 12,000 मीटर्स, एग्जैक्टली 12,000 मीटर्स, तो जो कि कोइंसाइड करता है अपनी इक्वेशन नंबर 2 के साथ में। सो देयरफॉर ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट, या ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू or find the relation between h and hg. If you are given hg, you can find out h, and if you are given h, you can find out hg. So दोनों ही आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये
जियो पोटेंशियल ऑल्टीट्यूड मैंने आपको अभी बताया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन। नेक्स्ट क्लास के हम लोग डायरेक्टली डाइव करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के लिए, और उसके अंदर हम लोग अलग अलग वेरिएशंस बताएंगे कि अगर ग्रेडियंट रीजन है, यानी कि जहां पे टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, तो किस तरीके से प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ में। एंड अगर कांस्टेंट रीजन है, यानी कि जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं आपको अभी डायग्राम भी बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में डायग्राम भी बताऊंगा कि कौन सा डायग्राम हम लोग फॉलो करते हैं। सो उस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग वेरिएशन वाले रीजन यानी कि ग्रेडियंट वाले रीजन और आइसोथर्मल यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर वाले रीजन के अंदर वेरिएशंस देखेंगे कि प्रेशर का, डेंसिटी का और इन सब चीजों का किस तरीके से रिलेशन क्या निकल के आता है। सो टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आई इंसिस्ट, आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ as many friends as you can. And please support us. Thank you so much. We'll see you in the next class. And guys, once again same notice, same announcement कि अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है, क्लासरूम कोचिंग करनी है, तो इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में से, इन दोनों सर में से आप कोई भी जगह पे जा सकते हो। बोथ आर इक्वली गुड। थैंक यू सो मच।